नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप हर्षवर्धन से समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से भी अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। श्री मोदी ने कहा, विपक्षी दल झूठी बातें और अफवाह फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हुई। केंद्र की देश भर में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा। शुभमान गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज टीम में शामिल। और विश्व भर में क्रिसमस का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने PM किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव भी श्री मोदी के साथ साझा किए। किसानों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भुगतान मिल चुका है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। एक किसान का कहना था कि प्रधानमंत्री किसान योजना और फसलों में विविधता लाने के कार्यक्रम के तहत अपनी उपज को कृषि उपज विपणन समिति की मंडियों से बाहर बेच सकता है और अपने परिवार के लिए अधिक आमदनी कमा सकता है। अपने भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ किसान परिवारों के खातों में सीधे भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्हें इस बात का दुख है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ नहीं उठा सके हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के 23 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया रोक दी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के लिए बेहतर बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है कि देश के किसान अपनी उपज के लिए सही दाम प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना अधिक दाम दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की 1,000 से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन संपर्क से जोड़ दिया है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांवों में किसानों के जीवन को आसान बनाना चाहती है, लेकिन जो लोग किसानों को लेकर लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, उन्होंने तब कुछ नहीं किया जब वे खुद सत्ता में थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी की गई राशि से किसानों को बहुत फायदा होगा। श्री तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें और सरकार के साथ बातचीत को आगे आएं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि किसानों को नए कृषि कानूनों के महत्व का एहसास होगा और उनके मसलों को जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में आयोजित किसान सम्मेलनों में कई केंद्रीय मंत्री भाग ले रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेहरौली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 वर्ष में 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 95,000 करोड़ रुपए सीधे अंतरित किए हैं। उन्होंने कहा कि 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी तब बजट में किसानों के लिए 21,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और श्री मोदी ने इसे बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपए कर दिए। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी वास्तव में किसानों के शुभ चिंतक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो किसानों के हित में न हो। रक्षा मंत्री ने कहा कि बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान संभव है और श्री नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद जारी रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने किसानों को बातचीत का आमंत्रण दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसान नए कृषि कानूनों से खुश हैं। तमिलनाडु में कांचीपुरम में किसान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश भर के किसानों के पास जाकर उन्हें इन कानूनों के लाभों के बारे में जागरूक कर रही है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। श्री वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कोमेमोरेटिव वॉल्यूम नाम की पुस्तक का भी विमोचन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक का संकलन और प्रकाशन लोकसभा सचिवालय ने किया है और इसमें वाजपेयी जी के संसद में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण भाषण दिए गए हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से संबंधित कुछ दुर्लभ फोटो भी हैं। राष्ट्र आज शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने देश में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। मालवीय जी ने 1916 में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें 24 दिसंबर 2014 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित मालवीय ने सामाजिक सुधार और राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए पंडित मालवीय का योगदान आगे की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। देश में कोविड रोगियों की संख्या में और कमी आई है और ये 2.78% रह गई है। कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या कुल 2,81,000 रह गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 23,000 मामले ही सामने आए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हो गई है। अब तक कुल 97,17,000 रोगी महामारी से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 24,500 लोग ठीक हुए। देश भर में स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से 34 गुना से भी अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर 1.45% है और पिछले 24 घंटों में 336 रोगियों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 का पता लगाने के लिए 9,97,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में करीब 16 करोड़ 63 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़े पैमाने पर जांच की सुविधा से संक्रमित रोगियों का पता लगाने में मदद मिली है। नए मामलों की तुलना में संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की संख्या 2.5% से भी कम हो गई है। देश भर में इस समय 2,281 प्रयोगशालाएं कोविड नमूनों की जांच कर रही हैं। इनमें से 1,200 सरकारी और 1,081 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 महामारी के लिए टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां कर रही है। विभिन्न राज्यों में टीकाकरण संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों और टीका लगाने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। टीकाकरण के लिए मानव संसाधन क्षमता सुदृढ़ करने और टीकाकरण की शुरुआत के सिलसिले में विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। डॉक्टरों, टीका लगाने वालों और कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें टीकाकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, टीके के संभावित दुष्प्रभाव के मामलों के प्रबंधन और संक्रमण रोकने संबंधी सभी प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कल से शुरू होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। मेलबर्न में होने वाले इस मैच में भारतीय टीम विराट कोहली की जगह अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेलेगी। शुभमान गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है।
दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगे कागज के सितारों और फूलों के हारों से अपने घरों को सजाते हैं और उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने क्रिसमस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाने का दिन है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि क्रिसमस का त्योहार करुणा और क्षमा के ईसा मसीह के उपदेशों पर हमारे विश्वास को सुदृढ़ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और सिद्धांत विश्व के लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करता है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब प्रस्तुत है समाचार पत्रों से संकलन एवं स्वर देवेंद्र त्रिपाठी का। केंद्र का किसानों को फिर न्योता, अखबारों की बड़ी खबर है। हिंदुस्तान की टिप्पणी है, विपक्ष ने खोला मोर्चा, सरकार खुले मन से चर्चा को तैयार। 40 संगठनों को केंद्र सरकार ने फिर भेजा पत्र, तार्किक हल तलाशने को तैयार। दैनिक जागरण का कहना है, कानून समर्थक किसान संगठनों ने बनाया दबाव, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर समर्थन और मांग पत्र सौंपा। शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, आत्मनिर्भर भारत, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के दृष्टिकोण का सार। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के बयान का उल्लेख किया है, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए आत्मशक्ति जरूरी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, कोरोना के नए रूप के बाद ब्रिटेन में रिकॉर्ड संख्या में संक्रमित लोगों की मौत। राजस्थान पत्रिका राहत की खबर शीर्षक से लिखता है, घबराएं नहीं, कोरोना से 6 महीने से भी ज्यादा समय तक रक्षा करेगी वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज कोविड से लड़ने में 10 गुना सहायक। ब्रिटेन के बाद नाइजीरिया में भी मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अनुसूचित जाति के बच्चों की गरीबी में नहीं छूटेगी पढ़ाई। केंद्र सरकार 10वीं और 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले हर बच्चे तक पहुंचेगी। आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति का देगी लाभ। जनसत्ता की खबर है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक आए। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, कुछ वर्षों में आई रकम का बड़ा हिस्सा नकद जमा किया गया। नवभारत टाइम्स भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के हवाले से कहता है, अर्थव्यवस्था में उम्मीद से अधिक रिकवरी में तेजी। इस वर्ष की दूसरी छमाही में जो तेजी आई है वो आगे भी जारी रहेगी। दैनिक भास्कर का कहना है, इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी में गिरावट का अनुमान घटाया। जनसत्ता ने नया फैलाव शीर्षक से संपादकीय लिखा है, पत्र के अनुसार ब्रिटेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका आदि में कोविड-19 का नया प्रकार पाए जाने से स्वाभाविक ही दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना विषाणु अपना रूप बदल रहा है। समय समय पर स्थितियों के मुताबिक विषाणु अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, इसलिए ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। पर चिंता की बात इसलिए है कि कोविड का ये नया रूप 70% अधिक तेज गति से फैल रहा है। पूर्णबंदी हटने के बाद हवाई सेवाएं और सड़क परिवहन सुविधाएं खोल दी गई हैं। एक से दूसरे देशों में लोगों की आवाजाही होने लगी है। ऐसे में इस विषाणु का नया रूप कहां-कहां पहुंच गया होगा, अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। ब्रिटेन में इसका पता सितंबर में चल गया था। दक्षिण अफ्रीका में ये विषाणु वहीं से पहुंचा बताया जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका में पाया गया स्वरूप ब्रिटेन के विषाणु से भिन्न है। अभी तक इसके खतरे का अंदाजा भी ठीक नहीं लगाया जा सका है, पर गनीमत है कि इसके लक्षण भी वही हैं जो कोविड के हैं। इसलिए इस पर काबू पाना चिकित्सा वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल का काम नहीं है। वे बार बार आश्वस्त भी कर रहे हैं कि इस नए खतरे से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल कोरोना के पिछले अनुभवों को देखते हुए लोगों में एक प्रकार का भय बना हुआ है, इसीलिए इससे संबंधित कोई भी बदलाव उनमें स्वाभाविक रूप से भय को बढ़ा देता है। अभी कई देश कोरोना संकट से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अमेरिका में स्थिति संभाली नहीं जा सकी है, हालांकि अब कई देशों ने इसके टीके बना लिए हैं और वहां टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। इससे विश्वास पैदा हुआ है कि जल्द ही लोगों में प्रतिरोधक क्षमता के विकास में कामयाबी हासिल कर ली जाएगी, मगर चूंकि ये टीके अभी आम आदमी की क्षमता से बाहर हैं और ज्यादातर देश टीका विकसित नहीं कर पाए हैं, वे दूसरे देशों की कंपनियों पर निर्भर हैं। इसलिए इस विषाणु से पूरी तरह मुक्ति कब मिल पाएगी, दावा नहीं किया जा सकता। भारत का स्वास्थ्य विभाग इस विषाणु के नए रूप को लेकर पहले से सतर्क है। इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन आदि देशों से भारत आए और उनमें संक्रमित पाए गए लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस विषाणु से प्रभावित जगहों पर आवाजाही बंद कर दी गई है, जो एक बड़ी राहत की
की खबर है, मगर अब भी सावधानी, सतर्कता और तत्परता ही सबसे बड़ा उपाय है इसके फैलाव को रोकने का। बंदी खुलने के बाद कई शहरों में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद जिस तरह लोग मनमानी करते पाए जा रहे हैं, जरूरी सावधानी की परवाह भी नहीं करते, वो ज्यादा चिंता की बात है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसी संक्रमित व्यक्ति की जब तक पहचान नहीं होती है तब तक वो अपने संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। इस तरह जो श्रृंखला बनती है उसे तोड़ पाना खासा कठिन काम हो जाता है। इसीलिए बेशक अपने यहाँ अब कोरोना का असर कम नजर आ रहा है, यानी उतार पर नजर आ रहा है। इसका टीका भी जल्द ही उपलब्ध हो सकेगा, पर इतने भर से शिथिल नहीं हो जाना चाहिए। सरकारों को बाहर से आए लोगों के संपर्क में आने वालों की भी पहचान, परीक्षण और उन पर निगरानी बनाए रखनी चाहिए। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। प्रस्तुत है सामयिक वार्ता। विषय है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नए मुकाम हासिल करने को तैयार। आलेख विज्ञान पत्रकार केवी वेंकट सुब्रमण्यन का है। अनुवाद एवं स्वर देवेंद्र त्रिपाठी का। भारत ने इस साल अंतरिक्ष में अपने संचार उपग्रह CMS-01 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के माध्यम से स्थापित करने में सफलता हासिल की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से हाल ही में ये उपग्रह प्रक्षेपित किया। ये उपग्रह अपने लॉन्च के 20 मिनट के भीतर ही जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित हो गया। ये उपग्रह 2011 में भेजे गए GSAT-12 उपग्रह का स्थान लेगा। CMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। ये GSAT और INSAT श्रृंखला के बाद संचार उपग्रहों के क्षेत्र में नई श्रृंखला का उपग्रह है। इस साल ये इसरो का तीसरा प्रक्षेपण था। कोविड-19 महामारी के चलते इसरो के कई अंतरिक्ष अभियानों में विलंब हुआ, जिसमें मानव रहित अभियान गगनयान भी शामिल है। इस साल महामारी से पहले तक भारत ने एकमात्र अंतरिक्ष मिशन पूरा किया था और GSAT-30 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। GSAT-30 उपग्रह इस साल जनवरी में फ्रेंच गुयाना के एरियन स्पेस कोरू अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। महामारी के बावजूद इसरो ने इस साल नवंबर महीने में पृथ्वी के पर्यवेक्षण के लिए EOS-01 और उसके साथ 9 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए। पृथ्वी के पर्यवेक्षण के लिए भेजा गया ये उपग्रह कृषि, वन एवं आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में उपयोगी होगा। नया उपग्रह CMS-01 देश में संचार तंत्र को मजबूत करेगा और ई-लर्निंग से लेकर टेलीमेडिसिन तथा आपदा प्रबंधन सेवाओं में संवर्धन करेगा। ये भारत के मुख्य क्षेत्र के साथ साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप पर भी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। ये उपग्रह मिशन मोड में 7 वर्षों तक अपनी सेवाएं देगा। भारत नए साल में वाणिज्यिक अभियान शुरू करने वाला है और ब्राजील के पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह एमेजोनिया और 3 भारतीय उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। इन उपग्रहों को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 के माध्यम से भेजा जाएगा। PSLV का ये मिशन फरवरी के आखिर में या मार्च के आरंभ में लॉन्च होने की संभावना है, जो कि न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि भारत के लिए एक विशेष अभियान होगा। ये प्रक्षेपण अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो द्वारा लाए गए सुधारों में एक नए युग का प्रतीक बनेगा और अंतरिक्ष जगत में भारत की क्षमताओं को और बड़ा आयाम देगा। इस अभियान में भारत में निर्मित पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भी होगा, जिसका नाम आनंद है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोत्साहन एवं प्राधिकरण केंद्र INSPAC के सूत्रपात के साथ भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र को अब निजी भागीदारी के लिए भी खोल दिया है। आनंद उपग्रह एक भारतीय स्टार्टअप द्वारा तैयार किया गया है, जिसे पिक्सेल के नाम से जाना जाता है। इसे साइजिगी अंतरिक्ष तकनीकी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शामिल किया गया। ये पृथ्वी के पर्यवेक्षण उपग्रहों की कतार में अपनी तरह का पहला उपग्रह होगा, जो 24 घंटों के दौरान भी वैश्विक पर्यवेक्षण उपलब्ध कराएगा। इससे विभिन्न उपयोगकर्ता, संगठन और संस्थान रियल टाइम वैश्विक निगरानी कर सकेंगे। इससे प्राप्त होने वाले आंकड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक मंच पर उपलब्ध होंगे, जिनका कृषि, वानिकी, शहरी निगरानी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकेगा।
पिक्सेल की योजना 2022 के आखिर तक ऐसे 30 छोटे पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह प्रक्षेपित करने की है। आनंद के साथ इसरो 2 और उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, जिसमें से एक स्पेस किड्स इंडिया का सतीश सेट होगा, जबकि दूसरा भारत के विश्वविद्यालयों के संघ का यूनिटी सेट होगा। किड्स इंडिया का ये दूसरा सैटेलाइट होगा जिसे इसरो लॉन्च कर रहा है। इससे पहले सैटेलाइट कलाम सेट को इसरो ने PSLV के द्वारा ही प्रक्षेपित किया था। ये 2021 की पहली तिमाही में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले विभिन्न वाणिज्यिक उपग्रहों में से कुछ उपग्रह होंगे। PSLV C51 मिशन के अलावा इसरो छोटे उपग्रहों के लिए छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की पहली उड़ान की भी तैयारी कर रहा है। ये यान 500 किलोग्राम तक के हल्के सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा तक प्रक्षेपित करने में सक्षम होंगे। इसे 6 इंजीनियरों की छोटी सी टीम द्वारा 7 दिनों के भीतर तैयार किया जा सकता है, जबकि PSLV को तैयार करने में 600 से ज्यादा लोगों की टीम और कुछ महीनों का वक्त लगता है। SSLV का विकास इसरो ने किया है और इसका उद्देश्य वाणिज्यिक प्रक्षेपण है। भारत इस समय कई बड़े अंतरिक्ष अभियानों के लिए काम कर रहा है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान मिशन की तैयारियां जारी हैं। चंद्रयान 3 लैंड रोवर मिशन होगा जो कि चंद्रयान 2 मिशन के भारतीय ऑर्बिटर का इस्तेमाल करते हुए पृथ्वी के साथ संचार स्थापित करेगा। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन होगा। इसके अंतर्गत सैटेलाइट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट तक की यात्रा करेगा। L1 यानी लग्रांगियन पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। गगनयान मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।